अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा अगर देखें तो सियासी माहौल बदस्तूर गर्म है। नैब ने मरियम नवाज को 26 मार्च को तलब कर रखा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नून लीग ने नैब के खिलाफ ऐलाने जंग कर रखा है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की जानिब से बाकायदा तौर पर धमकी दे दी गई है कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो भरपूर मुकाबला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी कह चुके हैं कि पेशी के मौके पर पीडीएम क़यादत और कारकुनान भी हमरा होंगे। अब देखना यह है कि 26 मार्च को सूरत हाल क्या बनती है, इस सब के पीछे मकासद क्या हैं और जो मकासद हैं क्या वो पूरे होंगे, क्या मकासद इदारे पर प्रेशर डालना है, इस पर जरा तफसील से आज बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन की जो पूरी तहरीक है पीडीएम, उसका मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी के फैसलों का मुंतजिर है कि आखिर इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी क्या फैसला करने जा रही है, पीपल्स पार्टी की राय क्या होगी। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी राबिते कर रहे हैं, एक तरफ पीपल्स पार्टी के साथ, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के साथ, और दूसरा हम देख रहे हैं कि बड़े तपे हुए हैं, बड़े गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है पीपल्स पार्टी पर। तो अब देखना यह है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो दोनों जमातों को मना पाएंगे, सूरत हाल आगे क्या बनेगी, क्योंकि सेनेट में ऑपोजिशन लीडर किस जमात का होगा, इस पर भी हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने हैं। तो इस सारे सिनेरियो में आखिर पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, यही वो मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे। और बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर एनालिस्ट जनाब मोहसिन जमील। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। हम देख रहे हैं कि जाहिर है तलब किया गया है मरियम नवाज साहिबा को 26 मार्च को, लेकिन उन्होंने तो एहतशाम साहब सीधी सीधी धमकी दे दी है कि कोई भी गड़बड़ हुई तो भरपूर मुकाबला करेंगे। क्या होने जा रहा है 26 मार्च को? सोनिया, देखिए, थोड़ा सा इसका पस मंज़र मेरा ख्याल है हमें समझना होगा और ये बात ज़हन में रखनी होगी कि बहुत से हवालों से मीडिया में, सीनियर एनालिस्ट में, जर्नलिस्ट में जो इख्तलाफात हैं और कुछ जगहों पे इख्तलाफात नज़र नहीं आते। एक बात मेरा नहीं ख्याल, बेग साहब से भी आप पूछिएगा, मुझे नहीं लगता कि इस बात पे वो भी इख्तलाफ करेंगे कि जो पीडीएम का आखिरी इजलास इस्लामाबाद में हुआ उसके बाद से जिस अंदाज से इख्तलाफात पैदा हुए, ठीक है, जो जिस अंदाज से उनकी फ़्लाइट जा रही थी, लगता था कि 26 मार्च को इस्तीफे धरने होने चले जा रहे हैं, वो एकदम से आप देख लें कि सारा मामला जहाँ उलट पलट हो गया। अब इस पस मंजर में देखें आप, तो आप देख लें मरियम नवाज साहबा की आप झुंझलाहट, मैं अगर माइल्ड लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, चले लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं जी, फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये है वो, छोड़ देते हैं, वो सामने आ रही हैं। फिर थोड़ा सा आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल लाहौर में बैठे हुए हैं। पिछले कई अरसे से आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब लाहौर में हो, ऐसा कभी नहीं होता था कि मरियम साहबा से उनकी मुलाकात ना हो। अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हो रही, ठीक है। दूसरा, आप इसका पहलू यूँ देखें कि जो इत्तलात हैं, जो हमारी इत्तलात हैं, बेग साहब देखें वो क्या कहते हैं कि मरियम साहबा ने हमजा शहबाज से कहा था कुछ और होता है नहीं होता, आप पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए इस हुकूमत के खिलाफ, और इत्तलात ये हैं एज वी स्पीक हमजा शहबाज ने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। अब ये भी एक वजह बन रही है झुंझलाहट की। तीसरा, आप देखें कि जिस अंदाज से मरियम साहबा क्रिटिसाइज कर रही हैं, और कल के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी खौफनाक की उन्होंने, जिसमें यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ साहब के बारे में बात करेगा हम जुबान खींच लेंगे। ये सोनिया देखें, ये हुकूमत को वो नहीं सुना रही, ये वो पीपल्स पार्टी के लोगों को भी सुना रही। और आपने देखा कि जब से जरदारी साहब ने कहा है कि डार साहब क्यों बैठे हैं जी, वहाँ पे उनको आना चाहिए था, सेनेट में आके वोट करते, और नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और हमने तो बड़ी 14 साल की जेल भुगती है, आए लीड करें, मैं इस्तीफे देता हूँ, तो ये मरियम साहबा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और आप देख लें, आप इस तरह इसको देखें कि पीपल्स पार्टी के लोग भी, अगरचे मैं देख रहा था कायरा साहब को भी, कुछ और लोगों को बड़ी मुहतात जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहते हैं काश मरियम साहबा ने ये बातें ना की होती, उन्होंने इसको अवॉइड किया होता। देखिए, ये बहुत ज्यादा इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का आलिम है। आपको याद है कि मरियम साहब कहती थी कि जी लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले चले जाइए, फिर अब कह रहे हैं ईद से पहले ईद कुर्बानी होगी। देखिए, ये सारी चीजें छोड़ दें, 1100 दिन आज मुकम्मल हो गए इस हुकूमत को। हुकूमत जो साया ऑफ रिलीफ हुकूमत को मिला, वो बड़ी हद तक ये देख लें कि पीडीएम के हवाले से जो उठान थी और वो मकासद हासिल नहीं हुए, वो आप देख लें। अब सेनेट का इलेक्शन, फिर एक सेकंड, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप देख लें प्राइम मिनिस्टर ने ले लिया, उसके बाद से वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से सामने आए।
पीडीएम को जो नुकसान हुआ, इत्तेहादियों को, जो अपोजिशन की पार्टियों को नुकसान हुआ, वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़े हुए। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो बिल्कुल इस तरफ नहीं आ रहे। कहा गया जी सीसी मीटिंग में फैसला करेंगे, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये मामला और ज्यादा होगा। और दूसरी बात है कि जो 26 मार्च का आप ओरिजिनल सवाल पूछा था, जा रही वहां पे, देखिए बहुत से लोग आज मैं देख रहा हूँ वही जो नून के लिए नरम गोशा रखने वाले भी कह रहे हैं ये बड़ा गलत कर रही है। तो आपको हिफाजती जमानत मिल जाएगी जिसका डर है आपको, और फिर जनरल सनाउल्लाह साहब को भी गुस्सा है, बाकी को लोग गुस्सा है। अब ये कहने वाले लोग कहते हैं कि ये एक ज़बरदस्त अटेम्प्ट है किसकी तरह से, फजल रहमान साहब की, कि सारे लोगों को ले जाए, सारी पार्टियों के कारकुन वहाँ जाएं। अगर बिलावल जाते हैं ये देखने वाली बात है, अगर नहीं जाते तो मुश्किल होगी। तो ले जाने का मतलब ये है कि वो एक मैसेज देंगे कि जी दुनिया को कि ये हमारा इत्तेहाद इंटैक्ट है। लेकिन मेरा ख्याल है अभी बहुत सारी मुश्किलात से गुजरना है। अब बेहतर ये है कि कोविड के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह लोग कह रहे हैं कि इससे दूर रहना चाहिए, उसको मेरा ख्याल है इतने लोगों को जत्थे लेके नहीं जाना चाहिए। इस बात से हटके भी कि जी वो नैब क्या कर रही है, नैब बहुत से वालों से कंट्रोवर्शियल भी है, डिलीवर नहीं कर सकती, लेकिन देखने वाली बात है। मोहसिन जमील बेग साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी जिस तरह से एहतशाम साहब भी बात कर रहे हैं कि बहुत सारे मामलात में हम देख रहे हैं कि कंट्रोवर्शियल तो बहरहाल रहा है, नैब का जो ओवरऑल किरदार रहा है, ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के भी रिमार्क्स रहे हैं, लेकिन ये जो फैसला किया गया है कि जिस तरह मरियम नवाज ने भी बयान दिया है कि गड़बड़ हुई तो मुकाबला करेंगे, भरपूर मुकाबला करेंगे, कारकुनान साथ लेकर जाना, आपको लगता है कि ये दुरुस्त रवैया है? क्योंकि ऐसे तो कल को कोई भी इदारा आपको तलब करता है, नैब है, अदालतें हैं, फिर जो कसूरवार है या नहीं है वो अपना जुलूस लेकर चला जाएगा प्रेशर डालने के लिए, तो ये तो फिर रियासत की रिट कैसे कायम होगी? बहुत शुक्रिया जी, शाम साहब ने अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं आपके सवाल के जवाब में थोड़ा सा बता देता हूँ जी। बेसिकली नैब ने पहले हाई कोर्ट में मूव किया उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए, और उसमें जो रीजन पेश की गई कि मोहतरमा मरियम जो है वो रियासती अदारों के खिलाफ बात करती हैं। और जब वहां से लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा कि आपका तो सियासी वो नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद उन्होंने एक नया नोटिस निकाला जिसमें कहा कि नए शवाहिद मिले हैं। तो नेचुरली वो जो एक मशकूक किस्म का नोटिस था, उससे उनको खतरा ये है कि शायद रियासती अदारे और गवर्नमेंट ये चाहती है कि मरियम साहिबा को अरेस्ट किया जाए। तो पेश नजर से उनकी फ्रस्ट्रेशन नेचुरली सामने है। वो चाहती है कि मैं अपने साथ अपने कारकुनों को भी लेके चलूं। अब आप थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लीजिए कि जब ये बेल पे थी, खामोश थी, इनके वालिद लंदन में खामोश थे 1 साल से, और गवर्नमेंट के लिए फ्री मैदान था, पीडीएम बनी नहीं थी, तो उसमें भी इन्होंने बार बार मतलब खामोश लोगों को उठाया, जगाया और नैब का नोटिस भेजा जो कि बिल्कुल फजूल था। और नैब को ये कानून इजाजत नहीं देता कि जब आपका दिल करे आप नोटिस भेज दें। इसीलिए हम कहते हैं कि नैब का जो नोटिस देना है इसको खत्म किया जाए, अदालत के पास जाए, नए शवाहिद लेके जाएं, तब अदालत अगर मुतमिन हो तो वो नोटिस जारी करे। एक बार अब आप देखिए कि 26 मार्च को अगर खुदा ना खास्ता ये लोग भी चार्ज होंगे, उधर से गवर्नमेंट ने भी इंतजाम किया हुआ है, तो कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिससे सिचुएशन एस्केलेट कर जाती है, तो वो किसी के भी फायदे में नहीं है। तो देखना ये है कि गवर्नमेंट के बल के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ता है कि आप इस सिचुएशन को खराब ना होने दें। तो नेचुरली मकासद क्या लगते हैं, मकासद क्या प्रेशराइज करना है? देखिए ये अदारे खासकर जो नैब है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कह चुकी है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब से वो तैयबा गुल नामी खातून का वीडियो और चेयरमैन साहब का आया, उसके बाद बहुत सारे कंप्रोमाइजेस नैब ने किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई अदारा इंडिपेंडेंट होके काम करे तो मैं समझता हूँ उसको प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये उसका मुआवजा अगर आप नैब का किसी अदालत से करते हैं तो मैं समझता हूँ वो मुआवजा ठीक नहीं है, क्योंकि नैब का अपना कैरेक्टर, उनके चेयरमैन का कैरेक्टर, उनके डायरेक्टर्स का कैरेक्टर सबके सामने है, तो वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। उस सेंस में मैं कहूंगा कि उसको नैब को भी चाहिए कि वो इस तरीके से इस्तेमाल ना हो और पॉलिटिक्स में वन साइड गेम ना करे। आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अगर किसी ने कुछ किया तो डेफिनेटली उसको जवाब देना चाहिए। तो जहां तक मरियम का जत्था लेके जाना या पीटीएम का जाना या मौलाना साहब का जाना, मैं समझता हूं कि उनको पता है कि नैब ने किस मकसद के लिए
उनको नोटिस भेजा, इसलिए वो सारे जाना चाहते हैं। लगता है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है मरियम नवाज की, और मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए भी ये किया जा रहा है। देखिए, अगर उन्होंने अरेस्ट करना होगा, जो कि मैं समझता हूं उन्होंने शायद ज़हन बना रखा है, तो उसमें बचने का तो सवाल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने, जिसको भी नैब ने पकड़ा है वो 1-2 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद उनकी बेल हो जाती है। देखना यह है कि अगर रियासती इदारे इस तरीके से इस्तेमाल होंगे ओपोनेंट्स के खिलाफ, तो डेफिनेटली वहां से कोई फूलों की पत्तियां नहीं आएंगी, वहां से इसी किस्म की स्टेटमेंट आती है जो कि रियासत के लिए और रियासत के वजूद के लिए नहीं ठीक। सही, रियासत के लिए ठीक नहीं। एहतशाम साहब, नैब की जो सारा कार्रवाई रही, इस पर हमने देखा कि हर दौर में सवालात होते रहे, खासकर पीटीआई हुकूमत जब से बरसरे इक्तदार में आई है, हमने देखा कि इदारों की भरपूर सपोर्ट रही है। फिर आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि नैब ने आज तक जो भी केसेस बनाए मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पाई? कंट्रोवर्शियल रहा है नैब का किरदार। सोनिया, काश पीपल्स पार्टी PMLN अपनी दो जो इन्होंने हुकूमतें की थी, काश उसको जो ब्लैक लॉ और ड्रैकोनियन लॉ जो कहते थे नैब का, और कहा जाता था कि जी इख्तियारात नहीं होने चाहिए चेयरमैन नैब के पास से किसी की गिरफ्तारी को वो इजाज़त दे, इसमें तब्दीली आ सकती थी। लेकिन आपने देखा माजी में बार बार ये बात आती है, एक दूसरे के खिलाफ पीपल्स पार्टी PMLN ने इसको इस्तेमाल किया, और फिर जब वक्त आया भी कभी कि इसको तब्दील किया जाए, बार बार बात आती है। नवाज शरीफ साहब ने गिरफ्तारी से पहले कहा था हमने भुगत लिया, आप लोग भुगते। लेकिन एहतशाम साहब, अभी भी हुकूमत बात कर रही है नैब कवानीन में तरमीम बात यह है कि हाँ। उसके लिए चलें हम 2 मिनट के लिए कहते हैं कि PDM का ओपोजिशन का गुस्सा है, वो उन्होंने कह दिया हम बात नहीं करेंगे। देखिए अब वही हो रहा है जो इमरान खान साहब को भुगतना पड़ रहा है मेरे ख्याल में, वो जिसको कहते हैं ना व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, वो थ्रू आउट कहते थे मैं नहीं बात करूंगा इनसे, उनको खतरा था लोग मुझसे दूर होंगे, वोट बैंक खराब होगा, पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड होगा। अब यही बात ओपोजिशन समझ रही है कि इस मौके पे थोड़ा सा लिवरेज देना, थोड़ा सा इनके साथ खड़ा होने का मतलब है कि जी हम झुक गए। अब उनको पहले एक ज़ौफ़ और ज़द पड़ चुकी है पीपल्स पार्टी के रवैये से, लिहाजा वो इस तरफ नहीं जाएंगे। देखिए सोनिया, मैं कोई और बात करना चाह रहा हूँ। देखिए इसमें 2 राय नहीं, बेग साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इल्ज़ाम, फिर आपने कोई केस फाइनलाइज नहीं किया, कोई आप देखें अब 2-2 साल के बाद लोगों की जमानतें होती हैं, फिर उसके बाद सर्जनिश होती है सुप्रीम कोर्ट से कि भी क्या वजह है कि बुनियादी हकूक़ कहाँ है, आपने क्या किया, वो अपनी जगह। लेकिन ये एक मानना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, ये एक बाकायदा पार्लियामेंट ने इसको इनेक्ट किया था, इसके लिए ज़रूरी है कि इसको बैठ के ख़त्म किया जाए या इसमें बेहतरी लाई जा सके अगर आपने करना है। अब वो सब कुछ नहीं हो रहा, तो प्रोसेस में क्या हो रहा है? प्रोसेस में पॉलिटिकल बिकरिंग, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात, और इस तरह की फ़िज़ा पैदा हो रही है कि लगता है कि स्टैंड स्टिल हो गया। सारी दुनिया तरक्की कर रही है, हम जो है ना वो कोल्हू के बैल की तरह एक ही जगह पे खड़े हैं। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन वर्सन हो रही है, कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में हमारी मजबूरियां परेशानियां बढ़ रही हैं, IMF ने गला दबाया हुआ है, स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट कर दिया है। अब देख लें जिस तरीके से सारी दुनिया के स्टेट बैंक ऑपरेट करते हैं, हमारा बिल्कुल मामला ख़त्म हो गया। अब इस स्टेज पे मरियम साहबा का ये स्टैंड लेना या उनके लोगों का लेना कि जी हम सूरत में लेके जाएंगे, पहली तो बात है ये सब लोग मान रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत खौफनाक है, इससे लोग इफेक्ट कर रहे हैं। ये देखें ये 9% तक चला गया हमारा कोरोना का जो फिगर है 4.5% से। अब ये भी ज़हन में रखना चाहिए। अब मौलाना फजल साहब कहते हैं कि जी ये जब इमरान खान साहब की बात हुई कि या तो ये कोरोना जो है वो ठीक नहीं है या इमरान साहब को नहीं ठीक कह रहे, तो आगे से देखा वो अपने गवर्नर हैं इस्माइल साहब सिंध के, वो कहते हैं जाए मौलाना साहब इमरान खान साहब को जफ्फी डाल के देखें फिर आप कि भी उनको कोरोना सही है कि नहीं है। चलें ये तो मजाक की बात है। बिल्कुल, और इन मामलात पर एहतशाम साहब माजरत के साथ पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इस पर डिटेल में बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक के लिए मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, और प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तजियाकार जनाब इम्तियाज़ गुल साहब। इम्तियाज़ गुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इम्तियाज़ गुल साहब किस तरीके से देखते हैं, मरियम नवाज साहिबा ने तो सीधी सीधी धमकी दे दी है कि गड़बड़ हुई अगर 26 मार्च को तो फिर भरपूर मुकाबला करेंगे, कारकुनान भी हमरा होंगे, तो कैसे देखते हैं आप 26 मार्च को, क्या सिनेरियो बनता देख रहे हैं? देखिए जाहिर है अगर मामूल की कार्रवाई हुई और मरियम नवाज को उसी अंदाज में उसी अदालत में पेश किया गया जहां पे पहले भी पेशियां हुई और फिर एक जुलूस सा बन गया, जुलूस से जलसा बन गया, तो मेरा ख्याल है कि
जाहिर है फिर नाखुशगवार सूरत हाल पैदा होती है और उसमें मारधाड़ भी होगी, पुलिस को फिर कुछ ना कुछ पावर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हमने माजी में देखा है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर तो हुकूमत चलाने वाले, पुलिस वाले, उनमें ज़रा सी भी अगर इंटेलिजेंस हुई तो ज़रूरी तो नहीं है कि उसी जगह पे उनको पेश किया जाए जहां पे पेशी होनी थी। वो अदालत है, जज को कहीं भी ले जाके वो अदालत लगाई जा सकती है। तो ये तो अब हुकूमत पे है कि किस हद तक उसको मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि ये तो उन्होंने एक तरीकाकार ये बना लिया है कि आपने टीवी की स्क्रीन जो हैं उस पे रहना है खुद को। जिस तरह जो इंतखाबात हो रहे थे सेनेट के, उस मौके पे भी मरियम औरंगजेब और एहसन इकबाल साहब ने जिस तरह एक पार्लियामेंट लॉजिस के करीब जाके अपने एक प्रेस टॉक वगैरह की, तो उससे ज़ाहिर है लोग, नौजवान जो थे, मुश्तिल हुए। अगर इसी तरह का सीन वहां भी हो गया तो जाहिर है उसमें कोई अच्छा इमेज नहीं जाता है। लेकिन उनकी ये भरपूर ख्वाहिश है कि किस तरीके से ऐसी सूरत हाल पैदा करें कि तमाम टीवी के कैमरे जो हैं उनके ऊपर मरकूज हो जाएं। मेरे ख्याल में सोनिया, इस पे मेरा ख्याल है बेग साहब से भी पूछिएगा, इम्तियाज से भी पूछिएगा। मुझे इम्तियाज यूँ लग रहा है कि ये जिस अंदाज से प्रवोक करने वाली बात है, और आज राना सलाउल्लाह साहब ने एक बहुत ही सीरियस और खौफनाक बात की है। अब क्योंकि कर चुके हैं तो मेरा ख्याल है मुझे दोहराने में अर्ज नहीं है। और टेलीविज़न पे उन्होंने अखबार वालों से बात करते हुए कही, आपने भी सुनी होगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी नैब का चेयरमैन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। जो वीडियो शहजाद अकबर के पास उनकी है कि सर से पाँव तक जिस हालत में पाए गए हैं, उसके बाद से तो वो असल मालिक उसका जो नैब का वो शहजाद अकबर हो गया है। आपको लगता है कि ये PMLN की तरफ से इस हद तक प्रवोक करने का मकसद जो है ना वो कुछ और मकासद हासिल करना है? देखिए जी, उनका मकासद तो जाहिर है, वाज़ेह हैं। इस वक्त जो उन्होंने सूरत हाल या मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है, वो बुनियादी तौर पे एक मैच के तौर पे उन्होंने इसको लिया है। तो उस मैच में जीतने के लिए या सुरखरू होने के लिए वो हर मुमकिन हद तक जाने को तैयार हैं। उसमें आपने शायद एक किताब पढ़ी हो कि कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। जी बिल्कुल। और तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ हमारे ऑपोजिशन के लोग, कुछ उनके हमनवा हमारे मीडिया के अंदर लोग, वो हिटमैन का किरदार अदा कर रहे हैं। यानी उनको सिर्फ अपना मफाद अजीज है, मुल्क के या आवाम के मफाद से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब वजीर आजम को पता चला कि कोरोना हो गया है, कोविड, तो उसमें किस तरह चूंकि 2 दिन पहले उन्होंने इंजेक्शन लगवाया था, तो कुछ हमारे करम फरमाओं ने, चाहे सियासतदान हैं चाहे मीडिया से हैं, वो इस अंदाज में उन्होंने मैसेजिंग की या उस पर ट्विटर के जरिए पैगाम दिए कि वो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल पैदा हुई कि वो लोग जो पहले गुरेज कर रहे थे मुख्तलिफ अफवाहों की बुनियाद पर ये वैक्सीन लगाने से, अब उनके वो शकूक व शुबहात एक लिहाज से मजीद तवाना हो गए। और उसमें मैं सुन रहा हूँ कि कई लोग हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग उसमें शामिल। इस पे तो इंतहाई अफसोस की बात यह है कि पढ़े लिखे लोग अब इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि अगर वजीर आजम को कोविड हो गया है तो फिर ये आम आदमी को क्यों नहीं होगा, हमें वैक्सीन लगाने से क्या फायदा। तो गेम प्लान यही है कि एक मैच है, मैच उन्होंने जीतना है, चाहे जो मर्जी तरीका इख्तियार बाय हुक और बाय क्रुक, उसमें उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग करनी है, भले उसमें मुल्क का नुकसान हो, भले उसमें अवाम का नुकसान हो। अब आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में अब ये मंजरनामा क्या बनता जा रहा है? ज़मीनी हक़ाइक़ जो बता रहे हैं और जो खबरें आती हैं और जिस अंदाज से लोग बात भी करते हैं, वो कहते हैं कि मर्द हुर जरदारी साहब ने शेर का शिकार कर लिया है और इस वजह से सब जगहों पे जो है ना वो परेशानी है। और नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि उनके दिल पे चोट लगाई गई है। और पीपल्स पार्टी के लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि जरदारी साहब भूलते नहीं हैं, बदला लेते हैं। और ख़ास तौर पे बहुत सारी बातों के बावजूद एक बात को नहीं भूले कि जब नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई अब्बास शरीफ की डेथ हुई थी, जरदारी साहब ताज़ियत के लिए जाना चाहते थे। अच्छा। कहा जाता है कि जिस तज़ीक के लहजे में उन्होंने मना किया था जरदारी साहब को, जरदारी साहब नहीं भूले। आपको पता है बलोच हैं, वो भी कबायली सरदार, उनके वालिद तो सारा कुछ था। तो ये कबायली दुश्मनियाँ जो है ना, ये भी जब चाहे जितने मर्जी आप पढ़ लें, ये नहीं निकलती दिमागों से। नवाज शरीफ साहब का अपना एक मिजाज है, उनकी बेटी साहिबा का अपना मिजाज है। जिस अंदाज से वो लोग बातें करते हैं कि जी 7 आर्मी चीफ से उनकी लड़ाई हुई नवाज शरीफ साहब के, 3 सदर
उनसे लड़ाई हुई, 3 चीफ जस्टिस से लड़ाई हुई, इसी तरह और लोगों से हुई, लिहाजा वो भूलते नहीं है। देखिए अब सारे सिनेरियो को आप इस तरह देखें कि हमारे यहाँ जिस अंदाज से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में सूरत हाल और ख़राब हो रही है, मई से हमारी फिर दबाव में आ रही है। खुदा का शुक्र करना चाहिए कि हम तो 9% पे आज गए हैं, बावजूद इसके केसेस बढ़ गए हैं। बाकी दुनिया आप देख लें स्टैंड स्टिल हो गई है। अमेरिका ब्रोक हो गया, $1.9 ट्रिलियन का उन्होंने एक नया पैकेज दिया है। वेस्टर्न यूरोप आप देख लें ज़मीन के साथ लग गया है। 300 साल का पुराना माहौल बन गया है, बरतानिया में इकोनॉमी वहाँ चली गई है। ये सारी चीज़ें हम बड़ी हद तक बचे हुए हैं। अब होना चाहिए था कि चलें मिल बैठ के कोई बाई पार्टिजनशिप लेके हम रियासत को चलाएं, इख्तलाफात अपने रखें, टेक ऑन जरूर करें आप हुकूमत को, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जाती दुश्मनी जो है ना, सियासी दुश्मनी, जाती दुश्मनी बदलने के बाद हालात और खराब हो जाते हैं। मोहसिन बेग साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब हम देख रहे हैं कि इख्तलाफात बड़े खुलकर सामने आ रहे हैं पीडीएम के अंदर। आपको क्या लगता है आगे चलकर ये इत्तेहाद बरकरार रख सकेगी पीडीएम, जिसकी हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं? और साथ में सर आपको क्या लगता है क्या मिडिल ग्राउंड हो सकता है जिस पर तमाम जमातें मुत्तफिक हो सकें? बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये सारा जो बर्डन है वो गवर्नमेंट पे आता है कि गवर्नमेंट अगर अपोजिशन को वर्किंग रिलेशनशिप में रखती, उनको एक ड्यू कोर्स में पार्लियामेंट के अंदर ही रखना चाहिए था। ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है कि ये पीडीएम बनी। पीडीएम बनने नहीं देनी चाहिए थी, फिर उनको सड़कों पे लाना। नेचुरली वो गवर्नमेंट ने भी और गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने इस किस्म का बिहेवियर रखा, उनको प्रोवोक किया अपोजिशन को। अब भी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ही पहला स्टेप लेना है कि इनको टेबल पे लाया जा सके, इनके साथ बात की जा सके और अवाम और रियासत का कोई फायदा हो। ये तो आपस में लड़े हैं, मुल्क का भी नुकसान है और अवाम भी उसमें पिस रही है। एक साथ मार्शल के साथ एक हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया, जैसा भी लिया। अब इत्तलात ये है कि जी कमेटी बनाई गई है और इत्तलात ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर ने मना किया अपने वजीरों को बयानबाजी बंद करें। इसके बावजूद दूसरी तरफ से ओपनली कहा जा रहा है कि कम वक्त में हमने हुकूमत से मुंह नहीं लगाना, बात नहीं करना। आप फिर बताएं कि क्या किया जाए? कोई बाहर से बंदा जो लाया जाए, बिठा के जो सालसी करे, तब मामलात होंगे। नहीं, मैं पिछली बात कर रहा था। अगर आप इनिशिएटिव लिया तो बहुत अच्छी बात है, इनिशिएटिव गवर्नमेंट को ही लेना है। और देखें, डेफिनेटली जब इतना डिफरेंस बन जाता है पॉलिटिकल पार्टीज में, खासकर गवर्नमेंट और अपोजिशन में, तो बैकडोर चैनल चलाए जाते हैं जिसमें कुछ अपोजिशन के जो मजे हुए लीडर हैं, इसी तरह गवर्नमेंट में जो 2-4 लोग डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास हैं जो एक्सेप्टेबल हैं अपोजिशन को बातचीत के लिए। परवेज खटक साहब हैं, बशरा महमूद कुरैशी साहब, और धीमे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं उसमें किसी को प्रवोक करना, हालात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम नहीं ला पाए, उसकी वजह से आप देख लीजिए हालात कहाँ तक चले गए हैं। और अगर ये जैसे कि अपोजिशन सोच रही है कि 26 को इन्होंने मरियम बीबी के साथ जाना है, तो मैं समझता हूँ कि वो हालात जो है वो किसी वक्त भी वहां पे खराब हो सकते हैं, दोनों साइडों से। ये नहीं कि एक साइड से गलती हो सकती है, दूसरी साइड से भी हो सकती है। तो उसमें ये जब हालात खराब होते हैं तो नेचुरली एहतशाम साहब किसी के फायदे में नहीं जाते। अपोजिशन चाहेगी कि हालात खराब हो, हालात उनकी फेवर में जाएं, वो एक सीन क्रिएट करें। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उनको मौका ना दिया जाए कि कोई ऐसा सीन क्रिएट हो जो कि एस्केलेट कर जाए और किसी भी शख्स के कंट्रोल में ना रहे। तो बेसिकली हालात तो अब बजाय देखा जाए तो उसी तरफ जा रहे हैं कि कोई शख्स भी ठंडा होने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट ने अगर अप्रोच अपनी बेहतर की है, कमेटी बनाई है, तो फिर वो पुरानी बात आ जाएगी, ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये शर्तें दे रहे हैं। नेचुरली अपोजिशन कुछ ना कुछ उसमें तरमीम चाहेगी और उन तरमीम में कोई फर्क नहीं होता। आप सुन ले, बजाय इसके कि आप मीडिया पे आके 4 मिनिस्टर बैठ के ये कहें कि उन्होंने एनआरओ मांगा है, उससे भी वो खाइफ हो जाते हैं। जहां तक सोनिया आपका सवाल था पीडीएम का फ्यूचर क्या है, मैं समझता हूँ जो भी पीडीएम से निकलेगा वो नुकसान में रहेगा। अगर इन्होंने अपोजिशन में इकट्ठे रहना है तो इनका फायदा पूरी अपोजिशन को होगा और सब जमातों को होगा। अगर ये बिखर जाते हैं, खासकर अगर पीपल्स पार्टी निकलती है, तो पीपल्स पार्टी अपना नुकसान करेगी और ना कि वो गवर्नमेंट का कोई फायदा कर सकती है। सही। पीपल्स पार्टी आगे जाकर सूरत हाल क्या बनती है और अगर पीडीएम से निकल जाती है, पीपल्स पार्टी क्या अफोर्ड कर सकती है, इस पर राय लूंगी पैनल की। लेकिन एक ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस।
के बाद खुश आमदीद इम्तियाज गुल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से बात हो रही थी कि ज़ाहिर बहुत सारे मामलात पर पीडीएम के इख्तलाफात तो हैं पीपल्स पार्टी के साथ, ज़ाहिर इस्तीफों का मामला है, उसके साथ साथ सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का मामला है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब में बड़े अरसे के बाद ये कहा जा रहा है कि एक ओपनिंग मिल रही है पीपल्स पार्टी को। दूसरा ये भी खबरें चल रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा की जानिब से यकीन दहानियां भी कुछ करवाई गई थी बिलावल भुट्टो को कि 20 के करीब जो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं वो भी दी जाएंगी। तो आपको क्या लगता है, पीपल्स पार्टी क्या पीडीएम से निकल जाना अफोर्ड कर सकती है इस तमाम तरह अगर सूरत हाल को देखा जाए तो? जी बिल्कुल वो अफोर्ड कर सकते हैं। उसमें इस वक्त सिंध बड़ी मजबूती से उनके हाथ में है और सेनेट में भी उनको अच्छी खासी तादाद हासिल है सीटों की। तो उसमें और माजी में हमने देखा है कि कोई भी जमात अपनी कोई पक्की सीट नहीं छोड़ती है, चाहे वो जहां मर्जी हो। लिहाजा अगर उनको ये वादा किया गया है कि उनको कुछ 20-22 सीटों पे हम उनका मुकाबला नहीं करेंगे, तो अभी दूर की बात है। और उसमें इन पार्टियों के दरमियान इतनी बदएतमादी है, इतनी बदगुमानी है माजी की, कि मैं नहीं समझता कि अगर इस वक्त सीटों के वादे पे पीपल्स पार्टी अपना सिंध का पूरा एक सूबा सिर्फ वादे की बुनियाद पे छोड़ दे, कि ऐसा होगा नहीं। और अभी तो सिर्फ आपने देखा है कि सेनेट के चले इंतखाबात तो हो गए चेयरमैन के लिए भी, अभी तो लीडर ऑफ द अपोजिशन के मसले पे दोनों जमातों के दरमियान एक मैच पड़ा हुआ है। तो ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनके अपने छोटे छोटे पार्टी मकासद हैं या शख्सी मकासद हैं, उसकी खातिर ये यूं ही लड़ते रहेंगे। बज़ाहिर बड़ी इन्होंने शोर किया था पीडीएम का, लेकिन तो मैंने कोई 5-6 महीने पहले ही ये लिख दिया था कि पीडीएम में है कुछ नहीं है, ये वक्ती तौर पे इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि जब ये इलेक्शन आएगा ये सब अपनी अपनी राह लेंगे। और पीडीएम है क्या है, सिवाय पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के बाकी जो जमातें 1-1, 2-2 सीटों वाली जमातें हैं, वो तो उनको एक मौका मिल गया है रेलेवेंट रहने का। इससे ज्यादा इस वक्त उनकी हैसियत नहीं है। और तो वैसे उसूली तौर पर आपको क्या लगता है सेनेट में ऑपोजिशन लीडर किस जमात का होना चाहिए? ज़ाहिर है मरियम नवाज साहिबा कह चुकी हैं कि ये उसूली तौर पर फैसला हो चुका था पहले ही कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन अगर दूसरा पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार लड़ता है तो फिर ऑपोजिशन लीडर हमारा होना चाहिए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी कहती है अक्सरियत हमारी ज्यादा है सेनेट में, तो उसूली तौर पर क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें जब इत्तेहाद की सियासत होती है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो पार्लियामेंट के बाहर हो, वहां तमाम मामलात अफहाम और तफहीम से होते हैं। उसमें फिर ये बात सानवी हो जाती है कि कौन सी जमात अक्सरियत अददी अक्सरियत में है। लिहाजा ये तो उस कोalition के अंदर की बात है कि इत्तेफाक किस बात पे हुआ है। अब देखिए ना, जैसे आप नेक्स्ट रो देखें भारत में, वहां पे मुसलमान कोई अक्सरियत में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने आमतौर पे कोशिश करते हैं, वो कभी उनका सदर मुसलमान होता है, कभी वो बिल्कुल निचली जात जिसको अछूत कहते हैं, शूदर कहते हैं, उस जात से होता है। तो ये तो आपके अपने जो जमहूरी उसूल हैं, जमहूरी तकाजे हैं और आईनी तकाजे, उसके मुताबिक फैसले होते हैं। इसमें कोई उसूल इस नौयत का कारफरमा नहीं है। ठीक है एहतशाम साहब, पीपल्स पार्टी की इस बात में आपको वैसे वजन लग रहा है कि हमने अगर इस्तीफे दिए तो एक बड़ी अनसर्टेनिटी पैदा हो जाएगी जिसमें कुछ भी हो सकता है, और फिर वो भी ये भी कहते हैं कि ये सही वक्त नहीं है इस्तीफों का, या फिर आपको लगता है कि पसे पर्दा कोई डील की जिस तरह से बातें हो रही हैं? देखिए, डील वील तो चले इस मुल्क में सब लोग करते ही हैं और कोई नई बात नहीं है। पोलिटिकल लोग डीलें करते करते, खासतौर पर पीपल्स पार्टी PMLN यही करती रही है माजी में, और अब तक भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना हो रहा है। अब अहम सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जी PMLN के पास पहले ही लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असेंबली में उनका है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन उनके पास है। ये अगर ओहदा ले लेते हैं सेनेट के लीडर ऑफ द अपोजिशन का, हमारी 17 सीटें, और कहने वाली तलात हैं कि 5-4 सीटें और उन्होंने मैनेज कर ली हैं, 2 नेशनलिस्ट पार्टी की, 2 कुछ और लोगों की, तो वो कहते हैं जी आए बैठे हैं, उस लिहाज से भी हमारी स्ट्रेंथ बन जाती। देखिए, ये जब इख्तलाफात का पंडोरा बॉक्स खुल जाता है फिर रुकने का नाम नहीं लेता। अभी मरियम साहब के लहजे में जो तलखी नजर आ रही है, जो डायरेक्ट वो ललकार रही है, ये जो बार बार बात आती है, वो
जरदारी साहब के खिलाफ बातें इनडायरेक्टली कर रही है, हुकूमत के खिलाफ तो कर रही है। हुकूमत खुश है कि जी PDM की कश्ती में सुराख हो गया है, इनके इख्तलाफ पैदा हो गया। अहम सवाल है कि जो इतने अरसे से 26 मार्च को आपने लॉन्ग मार्च करना था वो दूर चला गया। अभी बाद में देखा जाएगा, कब देखा जाएगा, वो आप जिसको कहते हैं दूर से यू टर्न लेके आप वापस आएंगे। एज वी स्पीक हुकूमत के लिए इतनी मुश्किलात अपनी जगह है। हुकूमत का रोना वही है। वो कहते हैं कि इख्तलाफ ये सियासी मसाइल इतने गहरे नहीं होते, इतने गंभीर नहीं होते। असल मसाइल जो है वो अवामी मसाइल होते हैं जिसपे हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। वहाँ पे अभी आप देख लें कितने अफसोस की बात है सोनिया कि 6 मरतबा इनके दौर में आप देख लें बिजली की कीमत बढ़ी है। उसके बाद अब अगेन अब 6 रुपये 65 रुपये फी किलो फी अपना क्या कहते हैं यूनिट बिजली फिर बढ़ने जा रही है। सुई सदर्न सुई नॉर्दर्न गैस 220% वो इजाफा करवाना चाह रहे हैं। रिफॉर्म्स हो नहीं पाई हैं हर तरह की। पंजाब में मुश्किलात अलग हैं। पुलिस की कारकर्दगी की वजह से सबसे बड़ा सूबा जो है ना वो मुश्किलात का शिकार है। लॉ एंड ऑर्डर हुकूमत वहाँ तवज्जो नहीं दे पाई। होना ही चाहिए था कि PDM इनको कैश कराती, पार्लियामेंट में बैठ के मुकाबला करती, रोजाना की बुनियाद पे टफ टाइम देती। अब आप लेट देर आए दुरुस्त आए वाली बात भी अब नहीं हो रही कि लोग अब इनके साथ उस हवाले से चलने के लिए तैयार नहीं कि साथ चलें और हुकूमत को निकालें। लोग कहते हैं कि जी ये हुकूमत को निकाल के खुद आने वाले हैं, हुकूमत में हमारे लिए कुछ नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है ये जिसको कहते हैं बदएतमादी कारकर्दगी पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। मोहसिन साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी जिस तरह से एहतशाम साहब ने भी बात की कि जाहिर है PDM तो एक गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है ही, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा है कि PDM तो क्या इनकी अपनी कारकर्दगी इनको ले डूबेगी। तो आपको लगता है कि कारकर्दगी पर फोकस होना चाहिए? वैसे ये तो कहा जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि अब सिर्फ कारकर्दगी पर फोकस होगा। डिलीवर कर पाएगी गवर्नमेंट? अल्लाह करे जी जैसा उन्होंने कहा वैसा हो। वैसे तो अब तक जो उन्होंने कहा वो हुआ नहीं। देखना ये कि सबसे जो गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है वो गवर्नेंस का है, वो इश्यूज को लेके है। जो भी इश्यूज उन्होंने उठाए उसका फॉलो अप नहीं किया। जो गवर्नेंस करनी चाहिए थी, जिस तरीके से अवामी मसाइल का हल उन्होंने इलेक्शन से पहले लोगों को बताया, बहुत सी तवक्कुआत थी अवाम को कि वो शायद मसाइल हल हो। इसी वजह से उनको वोट दिए गए, इसी वजह से पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज को रिजेक्ट किया गया। लेकिन 2.5 सालों में अवाम ने, हमने सबने ये देखा कि वो उस मसाइल से डिफरेंट होके उन्होंने सिर्फ अपोजिशन को टारगेट किया, अवामी मसाइल पे उस तरीके से तवज्जो ही नहीं की जिस तरीके से उनको देनी चाहिए थी। और वो मसाइल बढ़ते बढ़ते आप देख लीजिए इन्फ्लेशन का क्या हाल है। जब भी ये इलेक्ट्रिसिटी, गैस या पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, नेचुरली उसका इफेक्ट जो है वो बाकी चीजों पे पड़ता है और चीजें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं। और फिर कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया कि कुछ तो इस महंगाई की वजह से चीजें महंगी करते हैं लोग, और कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं। लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं कि उस चीज को कंट्रोल किया जा सके। और या प्राइस कंट्रोल कमेटीज को दोबारा से अगर ये ऑर्गेनाइज करते तो शायद कुछ फर्क पड़ता। बिल्कुल। लेकिन किसी अवामी मसले पे तवज्जो नहीं दी गई। अब अगर वो कहते हैं कि मैं दूंगा तो मैं समझता हूँ अल्लाह करे ऐसा ही हो। सही। इम्तियाज गुल साहब, ठीक है, इम्तियाज गुल साहब आपको क्या लगता है? अब जाहिर है 2-2.5 साल बाकी रह गए हैं और सबसे ज्यादा मुश्किलात बढ़ी तो वो जाहिर है आवाम के लिए महंगाई, बेरोजगारी और बहुत सारे जाहिर है वादे किए गए थे, उसमें कोई भी हमें पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपको लगता है कि आगे जो 2-2.5 साल रह गए इसमें कुछ किसी हद तक आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? अच्छा, एक तो सोनिया बात यह कि हम सहाफी भी एक बिल्कुल जनरलाइज स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं, वही चीजें दोहराना शुरू कर देते हैं जो जिसका जिक्र अपोजिशन सियासतदान करते हैं। जब कोई ये कहता है कि कोई भी वादा पूरा नहीं हो रहा है, बहुत से दावे किए गए थे, बिलाशुबा दावे किए गए थे, वादे कई पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन बहैसियत मजमूई अगर आप देखें तो जो एक बात वाज़ेह है कि ये हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के हाथ चढ़ गई है। वो ब्यूरोक्रेसी जिसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट की है पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग ने गुज़िश्ता 30-35 बरसों में, और उन्हीं लोगों ने बड़े सरगर्मी से कोशिश की है कि जो भी नया कोई इनिशिएटिव मौजूदा हुकूमत पे उसको स्लो करे अगर ताकि नाकाम हो। तो वो एक मसाइल अपनी जगह पे है, लेकिन मेरा ख्याल है कि चाहे सेहत कार्ड हो जो कि आपके जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में हर शहरी के पास सेहत कार्ड है, यानी 10 लाख रुपए तक का वो मुफ्त इलाज करा सकते। अब इतनी बड़ी ये सहूलत है आवाम के लिए। पहले एक रेडी वाला तसव्वुर नहीं कर सकता था कि वो दिल का ऑपरेशन करवाएगा।
अभी रेडी वाला भी शनाख्ती कार्ड लेके जाता है, अगर ठीक है। उसके स्टंट पड़ने हैं। माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया। एहतशाम साहब, लास्ट हमारे पास कुछ सेकंड्स रह गए हैं, कोई कमेंट करना चाहें तो प्लीज। देखिए, इस हवाले से जो बातें उनकी बिल्कुल हैं, अब लॉन्ग टर्म में मैं कहता हूं कि शायद कुछ चीजें आगे चल के ठीक हो जाए। फौरी तौर पे जो हुकूमत को कुछ करने वाली बातें हैं उसमें ठीक है, तवज्जो देना होगी। माजरत के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एनालिस्ट मोहसिन बेग साहब, इम्तियाज गुल साहब, एहतशाम उल हक साहब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।